नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी मैथमेटिका में। तो इससे पहले हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री के कुछ प्रश्नों को किया था और उस सीरीज में अगला हम प्रश्न करेंगे एसिम्प्टोट से रिलेटेड। तो देखिए, एसिम्प्टोट बताने से पहले, उस प्रश्न को हल करने से पहले हम थोड़ा सा एसिम्प्टोट के बारे में जान लेते हैं कि कैसे निकालते हैं, क्या होता है। बस थोड़ा सा ब्रीफ में दूंगा आपको, और क्योंकि डिटेल बताने का भी समय नहीं है। जब मैं फुल कोर्स लेकर के आऊँगा तो उस समय सारा डिस्कस करूँगा आपके साथ। अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए कि एसिम्प्टोट होता क्या है और उसको निकालते कैसे हैं। तो आप किसी भी इक्वेशन का, ज़रूरी नहीं है कि हाइपरबोला, आप किसी भी इक्वेशन का एसिम्प्टोट निकाल सकते हैं। जैसे अभी तो मान लीजिए कि शायद 60वीं से 62वीं में 2 प्रश्न दिया गया था एसिम्प्टोट से रिलेटेड। उससे पहले 56वीं से 59वीं में भी एक क्वेश्चन था, एसिम्प्टोट निकालना था किसी भी कर्व का, ठीक है। तो वो कर्व आपका हाइपरबोला नहीं था। 60वीं से 62वीं में तो दिया था, एक हाइपरबोला दिया था, उसका एसिम्प्टोट निकालना था। और उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें एसिम्प्टोट दिया था, उसमें आपको हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो अब हम दोनों ही केस को देखेंगे कि कैसे निकालते हैं हम एसिम्प्टोट को, और अगर एसिम्प्टोट दिया हुआ तो कैसे निकालते हैं हम इक्वेशन को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिएगा, पहले देख लीजिए एसिम्प्टोट कहते किसको हैं। तो एसिम्प्टोट का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी भी दिए हुए कर्व को 2 पॉइंट पर इन्फिनिटी पर टच करे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सीधा समझिएगा, किसी भी दिए हुए कर्व को, मान लीजिए ये कर्व है, ये आपका कर्व है, पैराबोला है, सॉरी हाइपरबोला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका हाइपरबोला है। तो किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करता है, और कितने पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर, ठीक है। फाइनाइटली टच नहीं करता, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसका और भी डिफिनेशंस हैं, तो अभी डिफिनेशंस में नहीं जाएंगे। बस सीधा मान लीजिए कि एक तरह का टेंजेंट है जो कहाँ कर्व को टच कर रहा है? इन्फिनिटी पर कर रहा है, ठीक है। इस तरह से 2 हमें मिल जाएंगे, एसिम्प्टोट मिलेंगे, ठीक है। किसका? हाइपरबोला का। तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, वर्किंग रूल को। आप एसिम्प्टोट को बस ऐसे अभी समझिएगा, बाद में जब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, और मैं एसिम्प्टोट बता दूंगा। तो किसी भी कर्व का आप एसिम्प्टोट निकालने में सक्षम हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि आप हर एक वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब पहुंचाए हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। अदरवाइज फिर वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए इससे। तो आपके एक प्रयास से बहुत लोगों को हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्किंग रूल for finding asymptotes, ठीक है। देखिए, पहले तो मान लीजिएगा कि लेट y बराबर mx प्लस सी, यह कौन सा फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताइएगा कि किस फॉर्म में ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी आवर एसिम्प्टोट। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट का इक्वेशन है, ठीक है, जो हमें निकालना है, और इसी फॉर्म में। तो देखिए, एसिम्प्टोट निकालने के लिए फिर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? एम का होगा, और दूसरा हमारा सी का होगा, ठीक है, यानी कि स्लोप का, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट का। इंटरसेप्ट ये क्या है? आपका वाई एक्सिस पर जो भी ये काटता है जहाँ पर भी, तो ओरिजिन से लेकर के जहाँ पर काटता है वहाँ तक के लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो हमें एम और सी चाहिए, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि किसी भी कर्व का अगर nth डिग्री का कोई इक्वेशन है, तो उसका एसिम्प्टोट n से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा n होगा, ठीक है। तो इसी बात को आप लिख लीजिएगा। एक कर्व ऑफ डिग्री n
cannot have more than n asymptotes। ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर कोई कर्व है nth डिग्री का तो n से ज़्यादा उसका एसिम्प्टोट नहीं होगा, n होगा या n से कम होगा। ठीक है, अगर हम रियल और इमेजिनरी दोनों की बात करें तो n होगा, लेकिन अगर रियल की बात करें तो n से कम ही होगा। ठीक है, या n के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिएगा कि इतनी बात तो समझ में आ गई कि n से ज़्यादा नहीं होगा एसिम्प्टोट। ठीक है, अब क्या करिएगा कि इक्वेशन जो है उसको अरेंज कर लीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स पावर। यानी कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है एसिम्प्टोट कर्व का, तो ज़्यादा पावर वाले जो इक्वेशन टर्म है उसको पहले लिखिएगा, कम पावर वाले जो टर्म है उसको बाद में लिखिएगा। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके पावर के अनुसार सजा दीजिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा अरेंज। एक मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के भी इसको बता दूंगा कि कैसे लिखते हैं। अरेंज द इक्वेशन in descending order of its power। ठीक है, चलिए हमने ये काम कर लिया कि इसके जो टर्म है उसके पावर के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है कि जो एक्सिसेस हैं उसके पैरेलल हमारे कोई एसिम्प्टोट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, बस देखिए आप टेक्निक सीखिए, डिटेल में जाने की आपकी आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो इसको रट्टा मार लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 6 या 7 रूल हैं, आप इसको रट्टा मार लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा बीपीएससी ना तो पूछा है और ना मुझे लगता है कि पूछेगा। ठीक है, और समय भी आपके पास कम है, तो आप बस इसको थोड़ा सा करके चले जाइए, आपका एसिम्प्टोट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो एक्सिसेस हैं उसके पैरेलल अगर आपको एसिम्प्टोट निकालना है तो उसके लिए रूल क्या है ये देखते हैं। ठीक है, इक्वेटिंग टू द जीरो ऑफ equating to 0 the coefficient of the highest power of y and x। ठीक है, अब क्या करिएगा कि जो हाईएस्ट पावर है x का और y का, जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दिया है x³ ठीक है, प्लस y का पावर 5 प्लस xy इस तरह का दिया गया है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ जो टर्म है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ y है उसके कोफिशिएंट को, या हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसके कोफिशिएंट को आप इक्वेट कर दीजिएगा 0 को। अब यहाँ पर देखिए y का पावर 5 है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये कांस्टेंट है, तो यानी कि y के पैरेलल जो आपका एसिम्प्टोट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर x है, अब देखिए यहाँ y² है, तो ये इसको y² का कोफिशिएंट आपको x³ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है यहाँ पर है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप y² का कोफिशिएंट लेकर के और इक्वेट कर दीजिएगा कि x³ बराबर 0 और इसलिए x बराबर 0 इज द एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर y का यहाँ पर है। हाँ, अब हमारा हाईएस्ट पावर इन x कहाँ मिल गया है, ये मिल गया x³। अब हम y² को 0 कर सकते हैं, y² बराबर 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर 0 हमारा क्या मिल जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हमारा एसिम्प्टोट मिल जाएगा। ठीक है, और इनफैक्ट y = 0 हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस ही होता है, तो ये हमारा मिल गया। और हाँ, y² बराबर 0 का मतलब क्या हो गया कि y बराबर 0 0, तो इसको 2 मानना है।
ठीक है, हालांकि है एक ही, लेकिन काउंटिंग के लिए जैसे मैंने बताया था ना कि अगर कोई nth डिग्री का टर्म है, nth डिग्री का इक्वेशन है, तो उसका n से ज़्यादा नहीं होगा, n होगा या n से कम होगा, ठीक है। तो इसलिए काउंटिंग में एसिम्पटोट को 2 मान सकते हैं, लेकिन है यह एक ही। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है कि हाईएस्ट पावर जो है x का और y का, उसको इक्वेट कर देना है 0 के बराबर, और जो भी हमारा मिलेगा वह हमारा y के एक्सिस, y के पैरेलल और x के पैरेलल हमारा एसिम्पटोट मिल जाएगा, ठीक है। तो y के कोफिशिएंट को 0 करेंगे तो y के पैरेलल मिलेगा, और x के कोफिशिएंट को 0 करेंगे तो x के पैरेलल हमारा क्या मिलेगा, एसिम्पटोट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 5वें रूल में, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि कोई इक्वेशन जब दिया हुआ है तो उसमें आपको y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1 पुट कर देना है, ठीक है। पुट y इक्वल टू m एंड x इक्वल टू 1 इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म दैट इज nth डिग्री, मतलब जो हाईएस्ट होगा वो nth ही मान लेते हैं उसको, nth डिग्री टर्म इन द इक्वेशन, ठीक है। तो जो आपका इक्वेशन दिया गया है उसका जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसमें y इक्वल टू m और x इक्वल टू आप 1 रख दीजिएगा। वी गेट फाई एन एम। अब उसको जो nth डिग्री का आपका इक्वेशन मिलेगा जिसमें आप y इक्वल टू एम और x इक्वल टू 1 रखते हैं, उसको फाई एन एम मान लीजिएगा और इसको इक्वेट कर दीजिएगा 0 के। यहाँ n क्या है, nth डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और m क्या है जो आपने m यहाँ पर रखा है, m में आपका इक्वेशन आ जाएगा। x को 1 और y को m रखिएगा तो जाहिर सी बात है m में आपका इक्वेशन एक मिलेगा, और अगर आप इसको इक्वेट करते हैं 0 से तो आप यहाँ से m निकाल लेंगे, यानी कि जो हमारा m रिक्वायर्ड यहाँ पर था वह m हमें इस इक्वेशन से मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा हाईएस्ट डिग्री टर्म, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर क्या है। अब किसी भी इक्वेशन का आप डिग्री निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, x और y अगर है किसी में तो दोनों के पावर को जोड़ देते हैं, अदरवाइज बाकी का तो पावर है ही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर y का पावर 5 है तो यहाँ पर x का नहीं है तो इसका पावर 5 हो गया, ठीक है। इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका भी पावर 5 हो जाएगा। x के और y के टर्म पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब आप x के जगह पर 1 लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह 2 डिग्री का टर्म है, तो इसमें नहीं हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म यानी कि 5th डिग्री का इक्वेशन है, तो 5th डिग्री टर्म हमारा क्या हो गया, ये अब प्लस ये हो गया। तो यहाँ पर आप रखते हैं तो m स्क्वायर प्लस m का पावर 5 हो जाएगा और इसको कर देना है 0। इतनी बातें समझ में आ गई, तो यहाँ से आपको m का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपका m निकल जाएगा, बात समझ में आ गया। चलिए छठा रूल देखते हैं। अब क्या करना है आपको कि देखिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सजाने के लिए कहा था, तो फाई एन क्या हो गया, nth डिग्री का जो टर्म है उसका इक्वेशन हो गया, उसको अलग रख दिया। फाई एन माइनस 1 एम क्या हो जाएगा, एन माइनस 1th डिग्री का जो टर्म होगा उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एम रखेंगे तो फाई एन माइनस 1 एम मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप घटाते चलेंगे तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक इक्वेशन आप बनाइएगा, फॉर्म एन इक्वेशन सी फाई डैश एन एम प्लस फाई एन माइनस 1 इंटू एम इक्वल टू 0, ठीक है। आप बस इसको याद कर लीजिएगा कैसे आया, वह टेलर्स थ्योरम है, तो उतना डिटेल मत जाइए, अभी टेलर्स थ्योरम समझने का समय नहीं है आपके पास। जब समय होगा तो मैं टेलर्स थ्योरम भी समझाऊंगा और बताऊंगा अभी कि कैसे आया ये, ठीक है। चलिए तो सी फाई डैश एन, फाई डैश का मतलब क्या है कि ये जो फाई एन एम निकालने हैं आप, उसका एम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो फाई डैश एन एम निकल जाएगा। 2 बार करेंगे फाई डबल डैश होगा, 3 बार करेंगे फाई ट्रिपल डैश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट किया इसको,
ठीक है, उसके साथ सी को मल्टीप्लाई कर दिया। फाई n माइनस 1 m का मतलब क्या है कि हमने nth डिग्री का जो टर्म लिया था उसमें x बराबर 1 और y बराबर m लिखा था, यहाँ पर n माइनस 1th डिग्री का टर्म लीजिएगा, ठीक है, और उसमें आप x के जगह पर 1 और y के जगह पर m लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से m मिलेगा और इस m को यहाँ पर रखिएगा आप, तो यहाँ से आपका c मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू m, ठीक है। हियर वी गेट c कॉरेस्पॉन्डिंग टू m, ठीक है, मतलब जिस m को आप यहाँ रखेंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका c मिलेगा, ठीक है। यही नहीं कि ये नहीं कि m कुछ और लिख दीजिए और c कुछ और प्राप्त कर लिए और यहाँ पर पुट कर लिए, नहीं, जो m रखिएगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका c यहाँ पर मिलेगा। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद एक लास्ट आपका रूल है कि मान लीजिए कि कभी कभार क्या होता है कि फाई डैश n m 0 हो जाए, ठीक है। क्या होता है कि मान लीजिए कि m का कोई वैल्यू मिल जाए, m स्क्वायर बराबर मिल गया आपका मान लीजिए कि 0, तो m बराबर 0 0 हो गया, ठीक है, या m स्क्वायर बराबर आपका मिल गया 1, ठीक है, सॉरी हाँ, m माइनस 1 स्क्वायर बराबर 1 हो गया, 0 हो गया, तो m इक्वल टू 1 2 बार हो गया ना, m माइनस 1 इंटू 0, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि m माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर मान के चलेंगे कि m का 2 वैल्यू मिला और दोनों बराबर वैल्यू 1 मिला, ठीक है। आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और m के जगह पर फिर से 1 लिखेंगे तो ये आपका फाई n m 0 हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको डिटेल मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो उस केस में अगर फाई डैश n m 0 हो जाए तो हम c कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए रूल ये कह रहा है कि if फाई डैश n m इक्वल टू 0 then we get c from following equation। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि फाई डैश n m 0 हो गया तो यहाँ से c, इस इक्वेशन से तो c आप नहीं निकाल पाएंगे, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फाई n डबल डैश m प्लस c बाई फैक्टोरियल 1 फाई n माइनस 1 डैश m प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। सॉरी, यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा फाई n माइनस 2m, ठीक है, ये क्या है फाई n माइनस 2m, इसको फिर से लिख लीजिए, c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फाई n डबल डैश m प्लस c बाई फैक्टोरियल 1 फाई n माइनस 1 डैश m प्लस फाई n माइनस 2m। यहाँ पर आपको जो नोटेशन लिखा गया है, जो इक्वेशन लिखा है, उसका मतलब समझ में मुझे लगता है कि आ गया होगा। फाई n का मतलब ये है कि जो nth डिग्री का टर्म है उसमें x बराबर 1 y बराबर m रखा, उसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करके ये चीज़ हमें मिल गया, ठीक है। और फाई n माइनस 1 के क्या है, n माइनस 1th डिग्री का जो टर्म है उसको लिया, उसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखा और उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन, और n माइनस 2m का मतलब क्या हो गया कि n माइनस 2th डिग्री का जो टर्म है उसमें हमने y बराबर m और x बराबर 1 रखा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फाई डबल डैश n m भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तब क्या करेंगे, तो फिर वही इक्वेशन है, यहाँ c क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 फाई n ट्रिपल डैश m, तो उसी तरह से आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने निकाल लिया कि हम एसिम्प्टोट निकालते कैसे हैं, और किसी भी कर्व का आप एसिम्प्टोट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, इस रूल से, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई।
अब क्या है कि हमें निकालना, एसिम्पटोट निकालने का तरीका आप लोग सीख गए। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है अगर एसिम्पटोट दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए कुछ मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं रूल फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ कर्व whose asymptotes are given, ठीक है। जिसका एसिम्पटोट दिया गया है उस कर्व का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो पहले क्या कीजिएगा कि फर्स्ट फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है। यानी कि जो एसिम्पटोट आपको दिया गया उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालने। कंबाइंड इक्वेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया है एक एसिम्पटोट, और दूसरा एसिम्पटोट क्या दिया हुआ है x प्लस वाई। तो कंबाइंड इक्वेशन मतलब क्या है, ये इंटू ये, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी एसिम्पटोट दिए गए हैं उनका कंबाइंड इक्वेशन, 2 दिया गया 2 का मल्टीप्लिकेशन, 3 दिया गया 3 का मल्टीप्लिकेशन, सबका मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा कि कितने डिग्री का वह इक्वेशन आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 डिग्री का इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जितने डिग्री का आपको प्राप्त होगा उसमें से 2 माइनस करके, अगर मान लीजिए कि 3 डिग्री का इक्वेशन मिल रहा है तो उसमें से 2 माइनस यानी कि 1 डिग्री का एक इक्वेशन ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर लिखिएगा कि इफ द एबव इक्वेशन इज ऑफ nth degree then our required इक्वेशन ऑफ कर्व इज, अब मान लीजिए कि इसको मान लीजिएगा कुछ भी, जैसे मान लीजिएगा कि फाई एन एक्स मान लीजिएगा, फाई एन एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिएगा फाइन एक्स प्लस एफ एन माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि जो भी आपका कंबाइंड इक्वेशन है वो आप प्लस उसमें से 2 घटा करके और उतने डिग्री का एक इक्वेशन आप जोड़ दीजिएगा और बराबर कर दीजिएगा। और ये जो एफ एन माइनस 1 एन माइनस 2x जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो जो गिवन कंडीशन होगा हमारा क्वेश्चन में उससे हमें मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम देखेंगे उसको, ठीक है। एफ एन माइनस 2x will be found by given condition, ठीक है। एफ एन माइनस 2x कहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे, तो जो गिवन कंडीशन है वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था आपसे। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया था 60वीं से 62वीं में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में बता देता हूँ, फिर हमारा क्लोज हो जाएगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो भी प्लेलिस्ट है वो हमारा पैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा जो 56वीं 59वीं में पूछा गया था, तो उसका भी एसिम्पटोट निकालने के लिए बता दूंगा। और आप को एक जनरल इक्वेशन चाहिए जिससे कि सारे जो कंसेप्ट्स हमने बताए थे पीछे, हमने जो डिस्कस किए थे वो उसमें आ जाए। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, एक क्वेश्चन में बता दूंगा उसका, जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर जो 4A है उसको देख लीजिए फटाफट। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका एसिम्पटोट निकालना है। तो पहला रूल मैंने क्या बताया था कि आप अरेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मान लीजिए कि y इक्वल टू mx प्लस c क्या हो जाएगा, इसका एसिम्पटोट होगा, ठीक है। अब अरेंज कर लीजिएगा डिसेंडिंग पावर में। तो अब देखिए ये जो हमारा मिला वो हमारा सेकेंड डिग्री में है इक्वेशन,
ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री में है, तो हमें इसको फोकस करना है। अब इसमें भी हमें देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है एक्स और वाई में उसका कोफिशिएंट है क्या कुछ। तो देखिए इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इसका भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है, यानी कि एक्स और वाई के पैरेलल हमें कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा सिंस देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल आपको कोई भी एसिम्पटोट यहाँ पर नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि इसका कोफिशिएंट एक्स, इसका कोफिशिएंट वाई। अब लिखिएगा कि हियर फाई एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। मैं ऐसे कैजुअली आपको बता रहा हूँ, आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं बस आपको एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ कि कितना आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कहा था कि y बराबर m रखिएगा और x बराबर 1 रखिएगा, तो फाई एन एम आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यानी कि 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2m प्लस 1 इंटू एम प्लस 1, यही मिलेगा ना। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ m का 2 वैल्यू मिल गया, -1/2 और -1 2 मिल गया। तो अब हमें इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, c निकालना है। तो हमारा जो स्लोप है 2 मिल गया। नाउ फाई n माइनस 2 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y है इसलिए फाई n माइनस 2m हमारा क्या हो जाएगा, x के जगह पर 1 और y के जगह पर m। ठीक है, तो हमारा मिल गया 3m प्लस 2 और फाई डैश n m हमारा क्या मिल जाएगा, तो 4m और प्लस 3। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि c फाई डैश एन एम अब प्लस -1m इक्वल टू आपको 0 कर देना है। तो c आपका ये है, फाई डैश एन कितना हो गया आपका, 4m प्लस 3 प्लस फाई n माइनस 1, यहाँ पर -1 लिखिएगा, फाई n माइनस 1m अब कितना है, 3m प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू आपको c की मिलेगी, एक m बराबर -1/2 रखेंगे तो c का एक वैल्यू मिलेगा यानी कि c1 मिलेगा, और m बराबर -1 लिखेंगे तो c2 मिल जाएगा। ठीक है, तो m1 ये मान लीजिए कि m1 हो गया, तो m1 के रेस्पेक्ट में c1 मिल जाएगा, m2 के रेस्पेक्ट में c2 मिल जाएगा। तो 2 आपका हाइपरबोला का क्या मिल जाएगा, एसिम्पटोट मिल जाएगा, y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी आसान था, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, उसी तरह से देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं है, आपके काम की चीज़ है, परीक्षाएँ नज़दीक है तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको देखिए, क्योंकि इससे आपका समय बहुत बचेगा और ये इस बचे हुए समय को आप दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वह कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज एसिम्पटोट्स आर इतना एंड इतना। तो पहले आप कंबाइंड इक्वेशन लिखिएगा। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट कितना हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 मत लिखिए। ठीक है, इतना कंबाइंड इक्वेशन ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैसे होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसलिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x प्लस 2y प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 5। अब देखिए ये सेकेंड डिग्री में इक्वेशन है ना, एक और एक 2 सेकेंड डिग्री में है, इसमें से 2 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो वेरिएबल उसका पावर 0 मिलेगा। ठीक है ना, वेरिएबल का पावर 0 मिलेगा यानी कि कांस्टेंट मिलेगा। तो कांस्टेंट प्लस के लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 1 डिग्री में इक्वेशन मिलता, मान लीजिए 3 डिग्री का होगा तो आप 1 डिग्री का इक्वेशन आप इसमें ऐड करते हैं। ठीक है ना, के जगह पर आप इसको ऐड करते हैं। अगर 4 डिग्री का होता तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह का इक्वेशन आप इसमें ऐड करते हैं। बात समझ में आई? सॉरी, ax स्क्वायर नहीं, वो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, इस तरह का आप इक्वेशन ऐड करते हैं। तो फिलहाल हमारा सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, तो उसमें हम n-2 करेंगे तो हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कि इनको कंबाइंड इक्वेशन में एक कांस्टेंट जोड़ देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या मिल जाएगा, पैराबोला सॉरी हाइपरबोला मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कहाँ गया, यहाँ पर बताया था ना मैंने कि फाई एन एक्स निकाल लीजिएगा। फाई एन एक्स क्या हो गया कि जो कंबाइंड इक्वेशन है एसिम्प्टोट का वो प्लस एक फंक्शन जो n-2th डिग्री का हो x में, तो nth डिग्री का इक्वेशन तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो n-2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा आपका। तो चलिए इस तरह का लिख दीजिएगा। अब k की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि एंड पासेस टू द पॉइंट 1 - 1। अब x के जगह पर 1, y के जगह पर -1 रखिएगा तो k की वैल्यू निकल जाएगी ना। अब यह k की वैल्यू निकाल करके और यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो यह हमारा जो हाइपरबोला है उसका इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को बहुत खूबसूरती से हमने किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, 56वीं 67वीं में एक प्रश्न पूछा गया है, आप उसको करके देखिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।